उस समय का आपको क्या कुछ याद है उस पीरियड का? और क्योंकि आई एम श्योर अगर आप एक एक्टिविज्म में आप उतरे हैं तो एक बहुत बड़ी फोर्स रही होगी, क्या कुछ याद है उस पीरियड का? फैमिली, आप? मैं दिल्ली में था जी। जनवरी का महीना था, बहुत ठंड होती है दिल्ली में, जी। कश्मीर में तो और भी ज़्यादा होती है। आधी रात को मेरी कज़न, मेरे मौसी की लड़की जो गोद में थी, उसको लेकर के मेरी मौसी हमारे दरवाजे पर पहुंची आधी रात को, दस्ता अकेली, कश्मीर से ट्रैवल करके आई थी, दिल्ली आती है। दिल्ली आई। उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं थे, हमारे यहाँ घर पे फ़ोन था लेकिन उनके घर पे नहीं था। चिट्ठियाँ डालने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन्होंने एक तार डाली जो उनके आने के 2 दिन बाद हमको मिली, हमें पता ही नहीं था वो आ रही हैं। और वो आई, दरवाज़ा खोला, वो बिलख करके वहीं ड्योढ़ी पर बैठ गई। उनको संभलने में समय लगा और उसके बाद उन्होंने बताया क्या हुआ। कुछ ही दिनों में बहुत से अन्य लोग आ गए। हमारा 2-3 कमरों का घर था, डीडीए का एक फ्लैट था, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया। और पिताजी को दिल्ली में परिवारों को टिकाने के लिए किराए के मकान ढूंढने पड़े, बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए दौड़ धूप करनी पड़ी। उनका खर्चा चल सके इसके लिए कहीं कुछ छोटा मोटा काम, नौकरी धंधे, सब काम छोड़कर इसमें लगना पड़ा। इसका दुख कि घर लुट गया है, किसको क्या आघात लगा है, ये सब एक तरफ, उस पर तो शोक मनाने का समय ही नहीं मिला। और ऐसा लगता था तब कि कुछ 2-4 हफ्तों की बात होगी, लौट जाएंगे। ये एक ज्वार आया है हिंसा का, ये इतना बड़ा देश है, 90 करोड़ का देश था तब, 15 लाख की फौज थी, पुलिस थी, अर्धसैनिक बल थे, न्यायालय थे, संसद थी, चुना हुआ प्रधानमंत्री था, मानवाधिकारों की घोषणा थी, संविधान था, लोकतंत्र था। ये इतिहास में छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई रियासतों वाला देश नहीं था, जिसकी अपना कोई केंद्रीय सत्ता ना हो, कोई केंद्रीय व्यवस्था ना हो। तो विश्वास नहीं होता था, लगा कि एक क्षणिक थोड़ा सा कुछ भूचाल उबाल आया है। उन लोगों को भी यही लग रहा था कि हम थोड़े दिन बाद घर वापस चले जाएंगे। हाँ, कुछ नहीं लेके आ पाए थे, लाके लाना भी नहीं चाहते थे। जो पहना हुआ है, जो उसका समय भी नहीं था, अवसर नहीं था। वो ऐसा दिखना भी नहीं चाहते थे कि घर से निकले हैं तो जा रहे हैं। ऐसे उन्होंने भाव दिया जैसे मानो अभी बाजार जा रहे हैं या किसी से मिलने या काम से जा रहे हैं, और किसी तरह जान बचाकर निकले। हाथ में कुछ ऐसा नहीं लेकर के निकल सकते थे जिससे लगे कि ये अपना बिस्तर बैग कुछ बांध करके छोड़ के जा रहे हैं, इतना खौफ था। और वो दिन है, आज 35 वर्ष हो गए, उस घर को झांकने नहीं जा पाए हैं। इसकी हालत क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये है ये त्रासदी। फिर किससे सुने कि लोग कैसे मारे गए, किस हालात में पाए गए, किन लोगों ने किया ये। मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि मेरा घर तो उन लोगों ने जलाया जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता हुआ पला बढ़ा। एक प्रोफेसर को और उसकी पत्नी को उनके स्टूडेंट्स ने इतनी बेरहमी से, इतनी निर्दयता से मारा और उससे पहले अपमानित किया। प्राणा गंजू और प्रोफेसर गंजू को। हमारे समुदाय के एक बहुत बड़े नेता थे, वो तो 13 सितंबर 1999, यानी 19 जनवरी यदि हम सांकेतिक रूप से अपने निष्कासन का दिवस मनाते हैं तो उससे 4 महीने पहले कश्मीर में सड़क पर दिन दिहाड़े मार दिए गए। हमारे हाई कोर्ट के जज थे रिटायर्ड, जस्टिस नीलकंठ गंजू, शहर के बीचों बीच, हार्ट ऑफ श्रीनगर, हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर
सरेआम मार दिए गए। और ये जतलाया जा रहा था कि अगर ये लोग जो आपके सर का ताज हैं, जिनको देख करके आप गर्व करते हैं, उनकी अगर ये हालत है कि वो सड़क पे शव पड़ा है, कोई मुंह नहीं ढक रहा है, कोई पानी नहीं पूछ रहा है, कोई पास जाके फटक नहीं रहा है, मदद नहीं कर रहा है, अस्पताल नहीं पहुंचा रहा है, तो आप लोग किस खेत की मूली हैं? ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गई। आपके परिवार में सुशील जी, जो आपके रिश्तेदार, आपके, क्योंकि क्या होता है ना कि वो एक ऐसा समय था जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था कि पड़ोसी भी मामा, चाचा, चाची, ये रिश्ते बन जाते हैं। हम एक नाम दे देते हैं, पड़ोसी नहीं कह के पड़ोस वाले चाचा। ज़रूरी नहीं है कि कोई रिश्ता हो आपका, ब्लड का रिलेशन हो, वो ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में जब आपको ये पता चला कि इस तरह से लोग आ रहे हैं या लोग परेशान हैं और एक बर्बरता हो रही है, एक वायलेंस हो रहा है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, उस वक्त पहली थॉट क्या आई थी? आप तो बहुत यंग होंगे उस वक्त। देखिए, मैं आपको एक क्रॉस सेक्शन का एक्सपीरियंस बताता हूं। डॉक्टर शक्ति भान श्रीनगर का एक मशहूर अस्पताल है, वहां गायनेकोलॉजिस्ट थी। बड़े बड़े परिवारों में, नामचीन परिवारों में जो नए बच्चे पैदा हुए, वो उन्होंने संभाले, अस्पताल में डिलीवर किया। जब उनके घर के बाहर सैकड़ों की भीड़, उन्मादी भीड़ नारे लगा रही थी, उन्होंने फ़ोन लगाए जिनको जानती थी, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो पुलिस के हेड हो, चाहे मिनिस्टर हो, एमएलए हो, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अकेली थी। वो कहती हैं कि मैंने सूर्योदय की इंतजार में पूरी रात काटी। जब लगा कि अब बाहर लोग नहीं हैं और उजाला हो रहा है, तो जो एक छोटा सा बैग अपनी गाड़ी में रखा, बैठी, एक नज़र उस अपने घर को आंख भर के देखा और फिर आज तक वहां नहीं आई। गाड़ी चला के सीधा जम्मू पहुंची। ये हाल था उस महिला का जो एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत सम्मानित प्रोफेशनल थी, जिनके हाथ से पूरे शहर की सिर्फ मदद हुई थी। पड़ोस की बात कर रही हैं आप। एक इंजीनियर थे, बालकृष्ण गंजू। वो जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ का सेंट्रल ऑफिस एक्सचेंज था, श्रीनगर का टेलीफोन एक्सचेंज, उसमें एज ए टेलीकॉम इंजीनियर नियुक्त थे। उनको ढूंढते हुए आए 4 जिहादी। उनकी पत्नी ने कह दिया कि वो घर पर नहीं है और इन्हें पता था कि खतरा है, तो वो जा करके छत पर एक चावल का बड़ा सा ड्रम था, उसमें छुप गए। कश्मीर में घर एक दूसरे से बहुत सटे हुए होते हैं, पुराना शहर है श्रीनगर। अगर खिड़की खुली हो तो आपका पड़ोसी आपके घर में क्या हो रहा है देख पाता है। तो जब वो जा रहे थे नीचे थोड़ा ढूंढ ढांढ के, तो पड़ोस की एक महिला ने उन्हें वापस बुलाया, कहा कि वो ऊपर है। वो वापस आए और ऊपर गए और ऊपर चावल के ड्रम में, जो कि फिल्म का सीन दिखाया गया, वो वहीं गोली मारी। ये पड़ोसी ने किया। और जब उसकी महिला ने, उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने तो हमारे घर के अन्नदाता को मार दिया है, अब हम क्या खाएंगे, तो खून सने चावल उसके मुंह में ठूसे और कहा कि ये बच्चों को भी खिलाओ और खुद भी खाओ। उन्होंने कहा कि मुझे भी मार दो, क्यों जिंदा छोड़ के जा रहे हो। उन्होंने कहा इस पर रोने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। ये स्थिति थी। आज लोग पाखंड करते हैं कि ये तो पता नहीं कौन कहां से आए थे, कोई अफगान था, कोई सूडानी था, कोई यमन से आया था या कोई चेचनिया से आया था। ऐसा नहीं है, ये वहां के स्थानीय लड़के थे
और हमारे पड़ोसियों ने हमारी मुखबिरी की और ये ऐसा करके गए। इनमें से किसी पर हजारों एफआईआर हैं स्मृति जी, आज तक किसी पर मुकदमा नहीं चला है।